नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारी उस सीरीज में जो वन लाइनर वाली सीरीज चल रही थी। कई दिन बाद आज क्लास हो रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं और पॉइंट्स को समझना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर है, ला नीना क्या है और यह भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है। देखो ध्यान से। दरअसल में अल नीनो हुआ, ला नीनो हुआ, इन सभी पॉइंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये ओशियन करंट होती है। मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाता हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है ओशियन करंट यानी कि जलधारा। ठीक है। उस जलधारा के बनने पर प्रवाह किधर होगा? जल का और वायु का प्रवाह यानी कि फ्लो। और उसके बाद में फिर रेनफॉल कहां होगी, यानी कि वर्षा कहां पर होगी। और फिर उसके बाद में फिर ड्रॉट, यानी कि सूखा कहां पड़ेगा। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये जलधारा कहां की है, तो ये जलधारा है प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर की। याद रखना यहां पर सबसे पहली बात, अगर बनती है पेरू की जलधारा तो यह है अपने आप में ठंडी जलधारा। पेरू की जलधारा जो है अपने आप में कैसी जलधारा है? पेरू की ठंडी जलधारा है। तो ऐसी स्थिति में जो वाटर का सर्कुलेशन होगा वो होगा कहां से? प्रशांत महासागर से जल आएगा किधर? हिंद महासागर की तरफ आएगा। जल भी आएगा और एयर भी आ रही होगी। तो इन दोनों के आने की वजह से अगर मैं भारत की बात करूंगा तो भारत में मॉनसून तीव्र हो जाता है, भारत में वर्षा ज्यादा होती है। वहीं जो चिली है, चिली और पेरू कंट्री है, तो चिली में सूखा पड़ता है इसकी वजह से। इतनी बात समझ में आ रही? चिली में क्या होगा? सूखा पड़ेगा। अगर यहीं पर बनता है अल नीनो, तो अल नीनो की अगर मैं बात करूंगा तो अल नीनो है प्रशांत महासागर की गर्म धारा। जैसे ही प्रशांत महासागर में अल नीनो नाम से गर्म जलधारा बनती है तो वायु का और जल का प्रवाह एकदम अपोजिट हो जाता है। यानी अब पानी जाएगा कहां से कहां? तो अब पानी जाएगा हिंद महासागर से प्रशांत महासागर की तरफ जाना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में भारत में सूखा पड़ेगा क्योंकि भारत में मॉइस्चर, नमी आने की बजाय भारत से दूर जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में वर्षा जो होगी वो चिली में होगी और सूखा पड़ेगा कहां पर? सूखा पड़ेगा दोस्तों भारत में। अगर मान के चलो यहीं पर लानीना आ जाता है तो लानीना आने पर होगा क्या? दरअसल में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो लानीना आने पर प्रवाह रहेगा बिल्कुल सेम। और वर्षा कहां होगी? भारत में होगी। भारत में एक तो वर्षा होगी, साथ ही साथ भारत में ठंड ज्यादा रहेगी। तो लानीना का यही प्रभाव है। अब चाहे पेरू हो गया, अल नीनो हो गया, लानीना हो गया, इन सब की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये क्या है? प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली महासागरीय जलधाराएं हैं। बेरिंग सागर कहां स्थित है? आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, बेरिंग सागर जो है वो कहां पर स्थित है। दोस्तों अगर मैं बात करूंगा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन की, अगर मैं आपसे बात करूंगा उत्तरी प्रशांत महासागर की, तो जो उत्तरी प्रशांत महासागर है इसकी अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहीं पर लोकेटेड है बेरिंग सी। यहीं पर बेरिंग सागर स्थित है। और याद रखना ऊपर पड़ता है एक सागर जिसका नाम है चुक्की सी। नीचे पड़ता है एक सागर जिसका नाम है बेरिंग सी। चुक्की सी बिलोंग करता है आर्कटिक ओशियन को। और वहीं अगर मैं बेरिंग सी की बात करूंगा तो ये बिलोंग करता है पैसिफिक ओशियन को। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसे कहा जाता है बेरिंग जल संधि। क्या कहा जाता है? बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है। और इस बेरिंग सी से होकर के जो हमारी डेट लाइन है, इससे होकर के डेट लाइन जाती है। केदारनाथ किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? दरअसल में आपको याद आ रहा होगा कि ये दो मुख्य धाराएं हैं। एक धारा का नाम है भागीरथी, उत्तराखंड में, और ये निकलती है कहां से? गंगोत्री से।
एक धारा है अलकनंदा, और ये निकलती है कहां से? सतोपंथ ग्लेशियर से। दोनों जलधाराएं मिल जाती हैं कहां पर? देवप्रयाग में। यहां एक नदी और आती है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी। ये आती है चौराबाड़ी ग्लेशियर से, और यहां से नदी आगे बढ़ती है तो गंगा नाम पड़ जाता है। और आपको याद आ रहा होगा कि गंगा में एक नदी और आकर के मिलती है। इस नदी की अगर मैं बात करूंगा तो इस नदी का नाम है यमुना। अब ध्यान से सुनना, उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा है वो कैसे शुरू होती है? यमुना जहां से स्टार्ट होती है इसे कहा जाता है यमुनोत्री। ठीक है ना? तो एक धाम तो ये हो गया, दूसरा धाम हो गया गंगोत्री। मंदाकिनी नदी जहां से शुरू होती है वहीं पर टेंपल है, जिस टेंपल का नाम है केदारनाथ। तो ये तीसरा धाम हो गया जी। अलकनंदा के ऊपर की तरफ जो क्या नाम है धाम है, वो है बद्रीनाथ धाम। तो ये उत्तराखंड के चार धाम हो गए। बात समझ में आ रही है? केदारनाथ की अगर मैं बात करूंगा तो आपको याद आ रहा होगा 16 जून 2013 की बात है। यहां पर क्या हुआ था केदारनाथ में? यहां पर ये ग्लेशियर टूट गया, चौराबाड़ी ग्लेशियर। और चौराबाड़ी ग्लेशियर टूटने की वजह से यहां पर क्या आई थी? भयंकर बाढ़ की स्थिति बनी थी। व्हाट इज द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यह बताता है कि जो हमारी पृथ्वी की जियोथर्मल एनर्जी है, आगे बात समझ में, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या पाई जाती है? जियोथर्मल एनर्जी है हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी के अंदर भूतापीय ऊर्जा है। बात समझ में आ रही है? पृथ्वी के अंदर जो भूतापीय ऊर्जा है, इसकी वजह से जो प्लेट है वो मूव करती है। इन प्लेटों में क्या होता है? मूवमेंट होता है। ये प्लेट मूव करती है, और जब ये प्लेट मूव करती है तो याद रखना भूकंप जरूर आएगा। इससे क्या होता है? भूकंप आते हैं। इन प्लेटों के मूवमेंट की वजह से लगातार यहां पर क्या होता है? भूकंप आते हैं। प्लेट तीन तरीके से मूव करती हैं। जब प्लेटों में टकराव होता है तो बनते हैं मोड़दार पर्वत। जब प्लेटें दूर हटती हैं तो दूर हटने पर बनेगा भ्रंश पर्वत। और जब प्लेटें एक दूसरे के समांतर गति करती हैं तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ भूकंप आएगा। ठीक है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आदर्श क्यों मानी जाती है? तो इसके पीछे कारण है। काली मिट्टी के अंदर जल धारण क्षमता की अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंदर जल धारण क्षमता जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो बिना खेती के ही आसानी से, बिना पानी लगाए ही आसानी से उसको, कपास के पौधे को नमी मिलती रहती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो इसमें कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है इसमें। इससे पोषक पदार्थ मिलते रहते हैं। दूसरी बात, जब ये मिट्टी सूखती है तो सूखने पर दरार पड़ जाती है, और जब सूखने पर दरार पड़ जाती है तो इससे वायु संचार होता है, एयर का फ्लो होता है, वायु का संचार ज्यादा होता है। इन कारणों की वजह से काली मिट्टी जो है वो आदर्श मानी जाती है कपास की खेती के लिए। और यही कारण है कि जो काली मिट्टी है इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म्ड बाई रिवर्स। नदियों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूपों की व्याख्या करें। अगर मैं बात करूंगा ड्रेनेज पैटर्न की तो इस बात का मतलब क्या है? ठीक है ना? इस बात का मतलब है नदी, नदी कैसे बह रही है, एक नदी कैसे बह रही है, इसी को कहा जाता है, उस नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। उस नदी का कहा जाता है ड्रेनेज पैटर्न। किस तरीके से नदी बह रही है?
जैसे सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में यहां इंट्रोड्यूस करता चल रहा हूं, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो एक होगा डेंड्रिक। डेंड्रिक का मतलब क्या होता है? डेंड्रिक का मतलब हो गया जैसे एक वृक्ष होता है उसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं, तो मैं लिख देता हूं ये होता है वृक्ष की शाखानुमा। एक नदी रैंडमली आकर के ऐसे यूं मिल रही है, कोई किसी में मिल रही है ऐसे यूं, ये हो गया डेंड्रिक प्रकार का। एक होता है ट्रेलिस। ट्रेलिस में क्या होता है? ट्रेलिस में होता है कि सहायक नदी समांतर पर मिलती है, ठीक है ना, राइट एंगल पर ट्रिब्यूटरी आकर के मर्ज हो जाती है। हिंदी में लिख देता हूं मैं, सहायक नदी समांतर पर मिलती है। रेक्टेंगुलर में क्या होता है? हिंदी में लिखता हूं मैं, आयताकार में क्या होता है? आयताकार में होता यह है कि जो नदियां हैं, नदियां एक दूसरे के समकोण पर बहती हैं। नदियां एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए बह रही होती हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल में क्या होगा? जैसे कोई जलीय भाग है, तो इस जलीय भाग में नदियां आकर के गिर रही होंगी, जैसे वेम्बनाथ झील, तो वेम्बनाथ झील में पंबा नदी है, ठीक है ना, पेरियार नदी है, ठीक है, भारतपूछा नदी है, ये नदियां आकर के गिर रही हैं इसमें, तो इसे क्या कहा जाएगा? अभिकेंद्रीय कहा जाएगा। एक होता है पांचवा प्रकार जिसे कहा जाता है रेडियल, या इसे कहा जाता है अरीय। तो जो रेडियल टाइप होता है इसमें क्या होता है कि एक ऊंचे भाग से नदियां निकल रही होंगी और दोनों नदियों के बहने की दिशा कैसी होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी। तो ये होते हैं नदियों के अपवाह तंत्र के प्रकार। बाकी दोस्तों, अगर आप में से कोई तैयारी कर रहा है किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम की, तो उन सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए हमने अपना बैच लॉन्च किया है, ज्योग्राफी स्पेशल बैच। आप ऐसे ही आप ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 17 तारीख से इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, 21 तारीख से इसमें लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं। बैच की टाइमिंग रहेगी 4 से 5। 150 प्लस लाइव क्लासेस और एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए कंटेंट के साथ हम आप लोगों को मैपिंग भी प्रोवाइड करवाएंगे। आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 100% आपके लिए ये वाला जो बैच है वो बेनिफिशियल है। आप डेमो वीडियो जाकर के चेक कर सकते हैं। ओके। दक्कन ट्रैप क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानों की प्रधानता है? यहां अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहली बात, लावा के जमाव से यहां पर जो चट्टान बनेगी उस चट्टान को कहा जाएगा बेसाल्ट चट्टान, और इसी बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से निर्माण होता है यहां पर काली मिट्टी का। कैसी मिट्टी बनेगी? यहां काली मिट्टी बनेगी दक्कन ट्रैप के आसपास वाले क्षेत्र में। और ये कैसे बनी है? तो तब आपका आंसर होगा फिसर इरप्शन से बनी है। दरारी उद्गार यहां पर हुआ है, उसी दरारी उद्गार की वजह से लावा बना है और इसी से निर्माण हुआ है काली मिट्टी का। भारत में पाई जाने वाले घास के मैदानों के विभिन्न प्रकार क्या हैं? देखो ध्यान से, हमारे भारत में जो पर्वतीय वन पाए जाते हैं, इनकी अगर मैं बात करूंगा तो हमारे भारत में पर्वतीय वन जो देखने को मिलते हैं वो मर्ग नाम से देखने को मिलते हैं। कहां? जम्मू कश्मीर में। और वहीं अगर मैं बात करूंगा आपसे, बुग्याल नाम से देखने को मिलती हैं, ये कहां पर? तो तब आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं बुग्याल नाम से। इसके बाद ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यानी कि हिंदी में भी लिखता हूं मैं, ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण। उष्ण घास के मैदान जो हमारे भारत में देखने को मिलते हैं वो खास करके देखने को मिलते हैं पश्चिमी घाट पर। और पश्चिमी घाट पर जो ये मैदान देखने को मिलते हैं, घास के मैदान, इनको कहा जाता है शोला मैदान। शोला घास के मैदान कहा जाता है। आगे बात समझ में, शोला घास के मैदान कहा जाता है। इसके अलावा स्टेपी मैदान जो देखने को मिलते हैं हमें, स्टेपी मैदान देखने को मिलते हैं कहां? राजस्थान वाले क्षेत्र में। अल्पाइन घास के जो मैदान हैं वो भी हमें यहीं पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं।
तो यही हमारे भारत में घास के मैदान प्राप्त होते हैं। नर्मदा नदी के उद्गम मार्ग और अपवाह का वर्णन कीजिए। नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है ये होता है अमरकंटक से। मार्ग की अगर हम बात करेंगे तो ये नदी बहती है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। अपवाह की अगर मैं बात करूंगा तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है इसको। और मध्य प्रदेश में जबलपुर नामक स्थान पर, जबलपुर में मतलब मध्य प्रदेश के जबलपुर में, यह बनाती है धुआंधार जलप्रपात। गुजरात में इसके ऊपर निर्माण किया गया है सरदार सरोवर बांध का। और इसी सरदार सरोवर बांध के निर्माण का विरोध करने के लिए 1989 में आंदोलन चलाया गया था, जिस आंदोलन का नाम था नर्मदा बचाओ। आंदोलन का नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगर मैं इसकी सहायक नदियों की बात करूंगा तो तवा, दुधी, सेर, शक्कर इसकी सहायक नदियां हैं। लिथियम ट्रायंगल क्या है और ये कहां पर स्थित है? लिथियम ट्रायंगल का मतलब है दोस्तों, यहां पर हो गया अर्जेंटीना, यहां हो गया बोलीविया और यहां हो गया चिली। इनके पास पूरे विश्व का लगभग 54 से लेकर के 58% तक का रिजर्व देखने को मिलता है लिथियम का। अगर मैं इस मैप पर आपको बताऊंगा तो ये लिथियम ट्रायंगल है बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना के बीच में। लिथियम का सबसे ज्यादा यूज किसमें किया जाता है? बैटरीज वगैरह को बनाने में। अगर इसके अलावा मैं बात करूंगा रिजर्व की, तो सबसे जो बड़ा रिजर्व देखने को मिलता है वो बोलीविया के पास है, ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर रिजर्व देखने को मिलता है अर्जेंटीना में, और ये जो नंबर लिख रखे हैं ये है मिलियन टन में। तीसरे नंबर पर जो रिजर्व देखने को मिलता है वो है चिली में, ठीक है ना। चौथे नंबर पर जो रिजर्व देखने को मिलता है वो है ऑस्ट्रेलिया में। और इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो हमारे इंडिया में भी रिजर्व देखने को मिलते हैं, और खास करके कहां देखने को मिलते हैं? तो खास करके हमारे इंडिया में जो रिजर्व देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं कहां पे? तो आपका आंसर होगा ये रिजर्व देखने को मिलते हैं जम्मू कश्मीर और राजस्थान वाले क्षेत्र में। ओके, चलिए जी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ पॉइंट्स जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। बाकी मिलते हैं, नई मुलाकात करते हैं आप अगली क्लास में। और बहुत जल्द ही हम एक कंप्लीट सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं यूट्यूब पर, जिसमें हम टॉपिक वाइज 2026 को टारगेट करते हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। 2025 में जो सीरीज शुरू की थी उसको थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे और कुछ नया यूट्यूब पर अब बहुत जल्दी हम 1 या 2 दिन के अंदर का शुरू करने वाले हैं। बाकी आप लोगों को किस चीज की रिक्वायरमेंट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।